लेकिन जब हम रॉकेट फोर्सेस की बात करते हैं, व्हाट एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट, इसमें होते क्या क्या हैं? अगर आप कंपेयर करें यूजिंग रॉकेट फोर्सेस को अगेंस्ट एयर क्राफ्ट्स या डिप्लॉइंग फोर्सेस ऑन द ग्राउंड, तो उसका एक पॉलिटिकल चैलेंज है। प्लेन आपका शूट डाउन हो जाता है, पायलट टेरिटरी में, एनिमी की टेरिटरी में चला जाता है। सो जो रॉकेट फोर्सेस हैं, मिसाइल्स हैं, दे सर्कमवेंट ऑल ऑफ दोज एंड दे गिव another option to policymakers to carry out whatever political goals they have. All right, but let's first understand the conventional deterrence between India and Pakistan. So अगर हम पैटर्न देखें, there has been a pattern, 2019 बालाकोट और 2025 पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट। बट उरी में भी ऐसा ही हुआ है। उरी में सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पाकिस्तान ने डिनाई किया, इंडिया ने कहा जी हमने तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, इंडिया ने तो फिल्में भी उसके ऊपर बना दी। कि क्या कन्वेंशनल फेलियर था ये जो मे क्राइसिस था? शायद था या शायद नहीं, बिकॉज क्या इंडियन फोर्सेस मोबिलाइज हुई, क्या इंडियन ट्रूप्स और पाकिस्तानी ट्रूप्स के माबैन लड़ाई हुई? नहीं, ऐसी नहीं हुई। सो इन द क्लासिकल सेंस कन्वेंशनल वॉर भी ये नहीं थी। तो द क्वेश्चन इज कि ये फिर क्या लेवल है? देयर इज सम level below the conventional threshold. Or what about India? If we talk about India, so they have like integrated rocket force, right? The Indians are now thinking कि हम अपनी जो proposed एक Indian rocket force है उसको किस केस में against Chinese use कर सकते हैं because of that, right? For example, after Pulwama Balakot, India was like हमारे पास रफाल होते तो ऐसा ना होता, इस दफ़ा उनका रफाल थे, फिर भी कुछ ना कुछ हो गया, अच्छा खासा हो गया। दिस हैज़ इट्स रिस्क, द चांसेस ऑफ इनएडवर्टेंट एस्केलेशन, द चांसेस ऑफ सम थिंग्स गोइंग रॉन्ग आई थिंक आर मैनी फोल्ड नाउ। Hello, this is your host Moiz Khan Kakar and welcome to the Statecraft Anatomy. आज हम अपने थर्ड न्यूक्लियर एज सीरीज की तीसरी एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं और दिस इज बेस्ड ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ रॉकेट फोर्सेस। पिछले दो एपिसोड्स में हमने थर्ड न्यूक्लियर एज को डिफ़ाइन किया और पाकिस्तान और इंडिया के न्यूक्लियर पोस्चर्स को समझने की कोशिश की। अगर आप पहली बार ये चैनल देख रहे हैं तो हमारे पिछले दो एपिसोड्स को आप देख सकते हैं। दिस एपिसोड इज़ प्राइमरीली लिंक्ड विद द रॉकेट फोर्सेस। इसके लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं अली मुस्तफ़ा। He is an independent strategic affairs researcher and analyst. So, ladies and gentlemen, without further ado, let's get into our conversation. Assalamualaikum Ali Mustafa. Welcome to the Statecraft Anatomy. Thank you so much, Moiz, for having me. Thank you for giving us some time. जैसे अभी मैंने इंट्रोडक्शन में जिक्र किया थर्ड न्यूक्लियर एज के हवाले से कि ये सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स और डॉक्ट्राइन्स के रिलेटेड नहीं है, इसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजी भी है और प्राइमरीली डिलीवरी सिस्टम्स। तो हम आपसे समझना चाहते हैं इस एपिसोड में कि रॉकेट फोर्सेस प्राइमरीली ये थर्ड न्यूक्लियर एज के लिए डिफाइनिंग इंस्ट्रूमेंट्स क्यों? थैंक यू सो मच मोइज। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी सवाल है। मतलब अगर आप देखें कि क्लासिकली जो कोल्ड वॉर थी उसमें अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी थी, उनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स थे। सेकेंड न्यूक्लियर एज आती है तो आप और मुल्कों के पास भी कैपेबिलिटी आती है, जैसे इराक है, नॉर्थ कोरिया है, बट देयर कैपेबिलिटी वाज नॉट वेरी एक्यूरेट। बैलिस्टिक मिसाइल्स थे, स्कड मिसाइल्स वर वेरी फेमस, सद्दाम ने यूज़ किया फर्स्ट गल्फ वॉर में भी अगेंस्ट ईरान भी, बट बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं थी। बट जो थर्ड न्यूक्लियर एज में रॉकेट फोर्सेस या डिफरेंट जो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स हैं वो दे हैव बिकम मच मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज वन दे आर मोर एक्यूरेट, द अदर थिंग इज़ के प्रोडक्शन के जो तरीके हैं वो बेहतर हो गए हैं, टेक्नोलॉजी डिफ्यूज़ ज़्यादा हो गई है। सो नाउ मोर कंट्रीज, मोर एक्टर्स हैव एक्सेस टू दोज टेक्नोलॉजीज। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें फैक्टर ये है कि दे आर सॉर्ट ऑफ मतलब देयर इज़ अ कॉस्ट फॉर दैट बट द रिस्क इज़ नॉट एज मच। अगर आप कंपेयर करें यूजिंग रॉकेट फोर्सेस को अगेंस्ट एयर क्राफ्ट्स या डिप्लॉइंग फोर्सेस ऑन द ग्राउंड, तो उसका एक पॉलिटिकल चैलेंज है। प्लेन आपका शूट डाउन हो जाता है, पायलट टेरिटरी में, एनिमी की टेरिटरी में चला जाता है। सो जो रॉकेट फोर्सेस हैं, मिसाइल्स हैं, दे सर्कमवेंट ऑल ऑफ दोज एंड दे गिव
another option to policymakers to carry out whatever political goals they have. Alright. लेकिन जब हम रॉकेट फोर्सेस की बात करते हैं, what exactly we are talking about? इसमें होते क्या क्या हैं? Ballistic missiles and non-ballistic cruise. What अच्छा, are the मुझे तो ये थोड़ा सा इसमें क्लैरिफाई करने की जरूरत है कि रॉकेट फोर्स जब भी हम सुनते हैं तो बिल्कुल ऑफ कोर्स इट टॉक्स अबाउट सर्टेन डिलीवरी सिस्टम्स, ठीक है, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जिनकी बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी होती है, क्रूज मिसाइल्स हैं विच आर लाइक जेट फाइटर्स जो मैनूवर कर सकते हैं, या अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स आ गए हैं जिनकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, जो एयर डिफेंस सिस्टम्स को या बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स को बीट कर सकते हैं. तो ऑफ कोर्स इसमें टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट तो है, बट जब हम रॉकेट फोर्स की बात करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट टेक्नोलॉजी. एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एक सेपरेट ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी होती है उस रॉकेट फोर्स की, सर्टेन लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस होती है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द फोर्सेज, सर्टेन लेवल ऑफ ऑटोनॉमी होती है, सेपरेट बजट्स होते हैं. तो जब रॉकेट फोर्सेस की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी ज़रूर, लेकिन उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर आप इसको कंपेयर करें जो नॉर्मल आर्टिलरी होती है, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी होती है, तो ये थोड़ा आर्टिलरी जो क्लासिकली थी ये ऑपरेशनल या टैक्टिकल रीजंस पे है कि एक स्पेसिफिक जगह पे आपकी फोर्सेस को सपोर्ट चाहिए तो आप यूज़ करें. बट रॉकेट फोर्सेस जो है वो बेसिकली स्ट्रेटेजिक लेवल पे, चाहे आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप है या मिलिट्री लीडरशिप है, तो उसको पॉलिसी ऑप्शंस देती हैं टू कैरी आउट व्हाटएवर ऑब्जेक्टिव्स दे हैव. सो टेक्नोलॉजी बिल्कुल है, सर्टेन टाइप्स ऑफ वेपन सिस्टम्स बिल्कुल हैं, बट जो की डिफाइनिंग वेरिएबल है वो उसकी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी है जिसका कंट्रोल पॉलिटिकल या मिलिट्री लीडरशिप के पास होता है. ओके. और अगर हम देखें कि नो डाउट यूएस और रशिया के पास देयर लार्ज नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स, यू कैन लैंड, एयर लॉन्च और सी लॉन्च, सारे प्लेटफॉर्म्स, बट हाउ they do manage their rocket forces? अच्छा, सो इंटरेस्टिंग है. देखें, यूएस और सोवियत यूनियन बाद में रशिया जो हो गया, इनकी जो मिसाइल्स की एवोल्यूशन है उसमें इनके आपस में कंपटीशन का बहुत बड़ा रोल है. ख़ासतौर पे जो न्यूक्लियर थ्रेट्स जो आपस में थे विद द लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं. यूएस और रशिया दोनों की देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन the nuclear weapons and a separation between conventional rocket capabilities. US में for example जो long range bombers हैं जिस तरह Minuteman 3 है या भी they're developing Sentinel, तो वो then again they are nuclear capable, but वो अलहदा से उसकी कमांड है under the CENTCOM. Dual use capable systems हैं जो उनकी नेवी के पास हैं, जिस तरह कि उन्होंने Tomahawk missiles यूज़ किए अभी against Iran. Those are dual capable, but those have a separate control under the navy या army के under, but जो उनके strategic long range ballistic missiles हैं they have been separate. तो there's a difference like that. Similarly रशिया का भी इसी तरह से है. रशिया के जो strategic forces हैं उनके पास अलहदा ICBM जो long range ballistic missiles है उसकी capability है, और उनकी army के पास capability है जिस तरह के they are using Skander missiles या Zircon against Ukraine. तो there's a separation. There are dual use systems जो दोनों न्यूक्लियर और कन्वेंशनल वेपन्स के लिए यूज हो सकते हैं, बट क्योंकि कोल्ड वॉर में रिस्क रिडक्शन, न्यूक्लियर रिस्क रिडक्शन काफ़ी था, तो दोनों साइड्स ने एग्री किया कि हम न्यूक्लियर फोर्सेस को सेपरेट रखेंगे और कन्वेंशनल फोर्सेस को सेपरेट रखेंगे. सो ये एक की डिफरेंस है बिटवीन यूएसए एंड रशिया, एंड आई थिंक ये दिस समवॉट प्लेज इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान एज वेल. बट फॉर अगर चाइनीज सिस्टम्स की बात करें तो दे हैव बीन क्वाइट डिफरेंट because of their peculiar history. I was about to talk to you on the Chinese systems. Basically, when it comes to the rocket forces, to North Korea or China, they are interesting cases. Chinese का जो People's Liberation Army Rocket Force है, that was primarily renamed from the 2nd Artillery Corps in, I guess, around 2015, right? But I want to understand कि China के पास conventional and nuclear capable missiles हैं, right? And they have a large stockpile of IRBMs. But what is this Chinese model? क्या ये इंटीग्रेटेड है इनके मॉडल्स में या कन्वेंशनल न्यूक्लियर डिफरेंट? अच्छा, चाइना का बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी. आपने चाइना और नॉर्थ कोरिया की बात की. चाइना का क्योंकि अगर मतलब ग्रेट पावर कॉम्पिटिशन में देखें तो चाइना वाज lesser of a power as compared to US and Russia. So China की एक हमेशा से पावर की asymmetry रही, and that was reflected in their rocket force as well. जो ये second artillery corps थी, the primary function initially in its nascent phases was to have assured second strike capability, survivable capability. But China का जो deterrent posture था वो काफ़ी minimal था. लेकिन जैसे जैसे चाइना की एवोल्यूशन हुई है,
हम एक नई टाइम एंड एज में हैं. Last 60 years में China has evolved its rocket forces quite a lot. So now there's a separation between not just having minimum or survivable capability, बल्कि having some level of parity against larger forces like US. Yeah. So now Chinese have since 2016, 2015, the rocket force has scaled. There's ample research out there stating that China has now more fissile material, more nuclear material as well. So now China is rapidly expanding on that. But जो एक interesting comparison है between China, US and Russia, वो ये है कि Chinese rocket force does not distinguish कि ये nuclear है, capable है या ये conventional है. Because of the classical asymmetry, they always thought, just like Pakistan, that there is a strength कि अगर आप डिक्लेयर नहीं करते लीविंग समथिंग टू चांस, अगर मिसाइल आएगा तो वो कौन सा होगा, न्यूक्लियर होगा, कन्वेंशनल होगा. सो दे फेल्ट कि देयर इज अ एडेड वैल्यू टू दैट. सो चाइनीज जो PLA रॉकेट फोर्स है, दे डू नॉट डिस्टिंग्विश कि न्यूक्लियर केपेबल है या कन्वेंशनल है. एंड दिस नॉट डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर हैज हैड समवॉट क्वालिटेटिव इम्पैक्ट. अगर आप देखें कि चाइना का बहुत मॉडेस्ट न्यूक्लियर स्टॉक पाइल रहा है फॉर ग्रेट पीरियड ऑफ टाइम, बट येट according to them, they have been able to deter US forces. So that goes to show that there is strength in coupling nuclear and conventional forces together. But Ali, agar hum let's suppose in a very imaginative scenario, Chinese territory भी बहुत बड़ी है, Indian territory भी बहुत बड़ी है. So in a conventional conflict, अगर how would China try to use their short range ballistic missiles, because they can go for the medium range as well अगर वो deep targeting करे. But the question is, when they choose for even the short range or the medium range ballistic missiles, तो अगर उसकी जो वो entanglement है with conventional and nuclear, so wouldn't that be more risky and less advantageous for China? अच्छा, so ये बहुत अच्छा सवाल है. मतलब the Chinese are not very overt when it comes to how they're going to use it. But the principal reason behind the rocket force has been deterrence, right? I don't think बहुत rare scenarios हैं जिसमें China might use certain short range missiles against Indian forces unless India का बहुत decisive कोई advantage हो रहा है. But because of geography, because of thus far the asymmetry that Indian forces have, it'll be very difficult to see a scenario where China would be forced to do that, because बहुत ज़्यादा advantage नहीं होगा in the territory that India and China has, unless the conflict has graduated to a level जहाँ पे China को Indian supply lines को preemptively destroy करना है या Indian reinforcements को करना है. In that case, there might be a possibility that China might. But thus far, I don't think कि बहुत ज़्यादा advantage. अगर आप मतलब जो Chinese development है on the line of actual control, अगर वहाँ पे आप देखें तो Chinese development has been taking place. और अगर आप ये पिछले 5-6 साल में जो conflicts हुए हैं उसमें देखें तो we've seen कि there isn't actually a need for China to be deploying that. So hence it does lead to the same deterrent effect against Indian forces. बल्कि the Indians are now thinking कि हम अपनी जो proposed एक Indian rocket force है उसको किस केस में against Chinese use कर सकते हैं because of that, right? So and then again this goes back to the question of कि कितनी asymmetry है of resources or forces. तो ये मतलब बहुत unlikely scenario है. But because of geography इतनी space ही नहीं है कि बहुत large level पे वहाँ पे war हो, unless सिर्फ स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी यूज हो रही है जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुई है. इन दैट काइंड ऑफ अ सिनेरियो वेयर इंडिया इज यूजिंग ब्राह्मोस और स्कैल्प और दोस काइंड ऑफ मिसाइल्स, तो इन दैट केस चाइना would be forced to do that, and they have the numbers to do that as well. So Ali, let's come towards Pakistan. और हम पाकिस्तान के रॉकेट फोर्सेस को डिस्कस करते हैं, बट लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द कन्वेंशनल डिटेरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. सो अगर हम पैटर्न देखें, देयर हैज बीन अ पैटर्न 2019 बालाकोट और 2025 पाकिस्तान इंडिया कॉन्फ्लिक्ट. हमने देखा कि इंडिया लॉन्च्ड air strikes inside Pakistan, and this demonstrated that India has been seeking space below the nuclear threshold कि वो पाकिस्तान को limited intensity या low intensity conflict में engage कर सके, right? तो how do you see this adventure from India, और इसके conventional deterrence के ऊपर आपका क्या take है?
अच्छा, so it's a very interesting question. मतलब the state of deterrence between India and Pakistan, whether it is strategic, conventional, or sub-conventional, I think is a very interesting case study. We've been taught the Cold War model between USA and Soviet Union, right? And we've been trying to apply the same lessons and try to get the same knowledge points as well. But बहुत सारे differences हैं, मतलब in terms of US and Soviet Union did not have the same geography, they did not have territorial disputes, they did not have history of separation, बहुत ज़्यादा कोई एक दूसरे के मुल्क में low intensity conflict भी नहीं था. तो एक तो ये है कि this is मतलब very different case. But overall state of deterrence को देखें, so there are things which are very reassuring, and then there are things which are quite concerning. What is really reassuring is कि there is a level of stability and responsibility. For example, जो ब्राह्मोस इंसिडेंट था, इंडिया का एक एक्सीडेंटल मिसाइल जो था पाकिस्तान में आके लैंड किया, Pakistan did not respond to that, right? Whereas the classical case of Cold War was, or at least what the scenarios have been presented was कि अगर मिसाइल आ रहा होगा, you'll assume the worst case scenario and you will take countermeasures whether to use nuclear force or not, right? So on some levels there is stability, but on some other levels there is quite a bit of instability. So जैसे आपने कहा कि India has been trying to find space below the nuclear threshold. I think on some levels the space was there. Then again, strategic level पे nuclear weapons deter करते हैं, sub-conventional level पे there is instability, right? ये post 1998 भी बरकरार रहा है, चाहे वो आप पार्लियामेंट अटैक्स देखें, ट्विन पीक क्राइसिस, मुंबई देखें, so on so forth. तो on some level instability रही है, ठीक है. बट जो अब चीज़ चेंज हो रही है वो ये है कि because of two factors. One is how technology is carving space, and उसमें हम बात कर सकते हैं कि how India perceived, या आपने दो वाक़यात की बात की, पुलवामा, बालाकोट और मे क्राइसिस लास्ट ईयर की, बट उरी में भी ऐसा ही हुआ है. उरी में सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पाकिस्तान ने डिनाई किया, इंडिया ने कहा जी हमने तो सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया, इंडिया ने तो फिल्में भी उसके ऊपर बना दी, ठीक है, तो वो उनके उसमें था. बट इसका मतलब है कि ऑन सम लेवल there was space, and on some levels there was this acceptance कि certain level of operations or actions will be tolerated, right? Now but the challenge is कि अगर आप accept कर लेते हैं कि हाँ this is we will accept that and not go beyond that, so then that becomes the normal course of action, right? So उरी में आपने जवाब नहीं दिया, आपने कहा हुआ नहीं, इंडिया ने कहा हो गया, so that meant कि this is okay. कम पुलवामा, बालाकोट एक वाक़या हुआ, कश्मीर के अंदर उन्होंने जहाज भेजे, आपने रिस्पॉन्ड किया, यू कॉट देयर पायलट, इंडिया थॉट दैट्स एन एक्सेप्टेबल कॉस्ट टू पे, राइट? एंड नाउ दे फाइनली ग्रेजुएटेड मेनी लेवल्स अबव, राइट? सो इसका मतलब है कि जब आप शोकेस करते हैं रिस्ट्रेंट, जब आप शोकेस करते हैं कि हाँ ठीक है दिस इज ओके, या वी विल रिस्पॉन्ड इन काइंड, सो दैट हैज रिपरकशंस इन टर्म्स ऑफ द लेसन्स देयर आर लर्न्ड. सी, सो देयर हैज ऑलवेज बीन स्पेस. And technology has also been a factor. For example, after Pulwama, Balakot, India was like, हमारे पास रफाल होते तो ऐसा ना होता. इस दफ़ा उनके पास रफाल थे, फिर भी कुछ ना कुछ हो गया, अच्छा खासा हो गया. So there is always this question कि how technology is inducing space, and you know, whether there is a counter measure to that as well. The other aspect also is मतलब how we've been communicating certain things as well, that is carving this space as well. कुछ इसमें रीअश्योरिंग बात भी है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप न्यूक्लियर डिटरेंस की बात करें, स्ट्रेटेजिक डिटरेंस की बात करें, फ्रॉम अ पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू, पाकिस्तान का मिनिमम स्ट्रेटेजिक बैलिस्टिक मिसाइल इज नसर, 60 to 70 kilometers range, ostensibly for the purposes कि कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, इंडियन फॉरवर्ड टैंक्स की मूवमेंट ना हो, IBGs की मूवमेंट ना हो. We did not see that happen, right? So on one level, strategic deterrence holds. Indian IBGs move नहीं हुई. But on the other level, we've seen some space being created, and India trying to exploit that, and Pakistan is trying to come up with countermeasures of that. So the question is to what extent will this game be successful? To what extent can both sides accept कि हाँ जी ये हमारा पेन थ्रेशोल्ड है, इतना हम एक्सेप्ट कर लेंगे, इतना आप हमें मार देंगे, हम आपको मार देंगे, and we will call it a day and celebrate it as that, right? But the challenge of this is कि जब आप एक एक्सेप्ट कर लेते हैं पेन थ्रेशोल्ड,
तो एक्सीडेंटल एस्केलेशन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आप ना चाहते हुए कोई इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप को फिर कमिट करना पड़ता है, और फिर आपको ब्रिंक्समैनशिप में फिर यू हैव टू वन अप अगेंस्ट द अदर साइड। तो ठीक है, मतलब ऑन द वन हैंड इट्स गुड दैट बोथ साइड्स एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैव अ सीज फायर, बट ऑन द अदर हैंड दिस रेजेस द प्रोस्पेक्ट कि कल को इफ देयर इज अ न्यू क्राइसिस then it will be more intense, या the chances of accidentally something going wrong increases। कोई ड्रोन ऐसा होगा जो किसी स्ट्रेटेजिक टारगेट को हिट कर लेगा, तो आपकी फिर फोर्सेस कमिट हो जाएंगी, या सिविलियन डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो देर आर दीज चैलेंजेस। ऑन वन लेवल देर आर थिंग्स विच आर रीअश्योरिंग, देर स्टेबलाइजिंग कि न्यूक्लियर डिटरेंस होल्ड कर रही है, बट ऑन द अदर हैंड कन्वेंशनल डिटरेंस या लिमिटेड कन्वेंशनल स्पेस जो है जहाँ पे दोनों साइड्स एक्सप्लॉइट कर सकती हैं। बिकॉज ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्या कन्वेंशनल फेलियर था ये जो मे क्राइसिस था, शायद था या शायद नहीं, बिकॉज क्या इंडियन फोर्सेस मोबिलाइज हुई, क्या इंडियन ट्रूप्स और पाकिस्तानी ट्रूप्स के माबेन लड़ाई हुई? नहीं, ऐसी नहीं हुई। सो इन द क्लासिकल सेंस कन्वेंशनल वॉर भी ये नहीं थी। तो द क्वेश्चन इज कि ये फिर क्या लेवल है? तो देयर इज सम लेवल बिलो द कन्वेंशनल थ्रेशोल्ड जिसके बीच में दोनों साइड्स आर okay with limited political risks, and I think we are seeing that becoming the norm, which is also has its own challenges as well. Yeah, हम ये conventional space के ऊपर अभी थोड़ी देर में आते हैं, we'll talk about it. So coming back to the May 2025 Pakistan-India conflict, Pakistan introduced Fatah rocket system, right? और Pakistan formally announced the establishment of its Army Rocket Force Command in August 2025. और correct me if I'm wrong, क्या इसके जो बैकबोन है, दिस इज द फतह मेजर रॉकेट सिस्टम्स, जिसमें फतह 1 है विच इज आई गेस 140 किलोमीटर्स, इट्स अ सुपरसोनिक, और देन देयर इज फतह 2 जो मेरे ख्याल में कुआ और गिड्स ने दे डिफाइन इट एज अ नॉन बैलिस्टिक मिसाइल, इट इज सुपरसोनिक। और फतह 2 की रेंज 400 किलोमीटर्स आई गेस। And then they were also designing Fatah 3, but that was redesigned as Abdali missile system, if I'm correct. And then this family has Fatah 4, which is ground launch cruise missiles, right? तो इसके अलावा भी कुछ है, आपने इसके ऊपर लिखा है, so if you may please walk us through this rocket force command. अच्छा Mohit, so it's very interesting. Both Fatah 1 and Fatah 2 predate the formal announcement of the rocket force. ये systems पहले आना शुरू हो गए थे आर्मी में, most likely artillery जो units थी, they were manning these. Post May crisis, Marka-e-Haq, we formally come up with the announcement of Army Rocket Force Command, और उसके अंदर ये दोनों systems भी हैं, plus जैसे आपने बात की Fatah 4 जो system है वो भी है। So thus far there are only 3 missile systems. बट क्योंकि बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात अभी तक नहीं हुई, बहुत ज़्यादा कमांड चेंजेस भी नहीं हो क्या है, सो ऑन द वन हैंड देयर इज़ द मिसाइल एस्पेक्ट ऑफ इट, बट जैसे मैंने बात पहले की थी कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रॉकेट फोर्स, इट्स नॉट जस्ट दैट, बट इट्स ऑल्सो द ऑर्गेनाइजेशनल एस्पेक्ट ऑफ इट एज वेल। सो अभी तक पाकिस्तान में आई थिंक इट्स स्टिल द एवोल्यूशन इज स्टिल टेकिंग प्लेस, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस आर स्टिल टेकिंग प्लेस। हमने अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं सुनी ऑफ अ कमांडर ऑफ आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड अभी तक दस फार। Interestingly, April के end में there was a test of Fatah 2, which जो ISPR की statement थी उसमें formally उसमें उन्होंने mention किया हुआ था कि it had officials from Army Rocket Force, but ये जिक्र नहीं था कि किस level पे के वो Rocket Force के officers थे। उसमें interestingly ये भी लिखा हुआ था, मतलब if you're trying to detangle the nuclear and conventional, but interestingly ISPR की statement ये भी था कि SPD के officials भी थे Fatah 2 की testing में। So there's still lots of questions. It's quite premature कि उसकी क्या shape and form होगी, but the purpose of the rocket force is मतलब we can safely assume कि इसका purpose क्या है। The purpose is that as compared to yesteryears जब पाकिस्तान के पास ballistic missiles stockpile कम था, पाकिस्तान की इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, न्यूक्लियर फोर्सेस आहिस्ता आहिस्ता डेवलप कर रही थी, तो पाकिस्तान हैड very limited stockpile of delivery means या rocket systems. Now as Pakistan's nuclear program has evolved and the conflicts have changed as well, चाहे वो ईरान, इसराइल, US war देखें, रशिया, यूक्रेन देखें, there is a greater incentive
towards having these rocket forces. तो खास तौर पे May crisis में अगर आप देखेंगे इंडिया used Scalp, इंडिया used BrahMos quite a lot. So इंडिया के पास बहुत सारी options थी to use against पाकिस्तान in a conventional role. तो पाकिस्तान की मतलब rocket force का जो focus है it is on plugging this gap so that फ्यूचर में क्राइसिस होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो जो पॉलिसी मेकर्स हैं, चाहे पॉलिटिकल हैं या मिलिट्री हैं, उनके पास ज़्यादा कन्वेंशनल ऑप्शंस हों सो दैट the conflict should not go to the nuclear level. So this is the primary focus of that. लेकिन इसमें mind you एक दो स्कूल ऑफ थॉट हैं. एक चाइनीज़ वाला स्कूल ऑफ थॉट है जो क्लासिकल पाकिस्तान की पोजीशन ये थी, और वो ये था कि आप इंटेंगलमेंट रखें बिटवीन न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल सिस्टम्स, आप यूज़ दोनों करें बट लीव समथिंग टू चांस सो दैट द एडवर्सरी हैज़ टू थिंक मैनी टाइम्स कि वेपन सिस्टम आ रहा है, ये न्यूक्लियर है या कन्वेंशनल है. चाइना का भी मॉडल रॉकेट फोर्स का यही है दैट दे डोंट डिक्लेयर. पाकिस्तान का भी क्लासिकल मॉडल यही रहा है. बट नाउ द अदर ओपिनियन इज कि अगर इंडिया इज एक्सप्लॉइटिंग दिस स्पेस, सो यू एक्सेप्ट इट एज इट इज and you should have a rocket system, you should have a rocket force to counter exactly that. And if India wants to play this game, then you are willing to play this game, and you are willing to play this game to an extent that you say कि we have options to beat your air defense systems, आपके पास बहुत अच्छे ballistic missile defense systems हैं, but there is a surety that our rocket systems, our missiles are going to hit you. So deterrence by punishment model पे पाकिस्तान जो है वो जा रहा है, but the goal is to deter. But the question is कि how much will it deter? To what extent will Indian leadership be risk averse after the formation of rocket force? I think ये सवाल है जो which is worth the budget of whatever the budget of rocket force will be, whatever the new systems of rocket force will be. Yeah. So yes, Ali. There is one. इसका एक पहलू तो यही है कि बिल्कुल ये it lowers our dependency on the NSA systems, and second it add more rungs into our escalation ladder. और दूसरी जो ये इंटेंगलमेंट वाली बात है कि जहाँ पे न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल मिक्स होते हैं, तो जहाँ पे एडवर्सरी भी काफ़ी कंफ्यूजन में चला जाता है. सो द क्रिएशन ऑफ दिस कमांड, सेपरेट कमांड, वुड गेट आउट ऑफ दिस कंफ्यूजन. बट जहाँ पे आप इंटेंगलमेंट की बात करें, डोंट यू सी कि इसके एडवांटेजेस ज़्यादा है या इसके रिस्क ज़्यादा है? रिस्क इन टर्म्स के इट टेक्स अस मोर टूवर्ड्स द एक्सेप्टेंस ऑफ वेजिंग अ कन्वेंशनल वॉर. अच्छा मुझे बहुत जो आपने बात की बिल्कुल ऐसा ही है. एडवांटेज है कि यू विल हैव ग्रेटर स्पेस, यू डोंट हैव टू गो टुवर्ड्स द न्यूक्लियर रूट, एंड इन डूइंग सो यू विल नॉट बी अलाउइंग फॉर मिलियंस टू बी किल्ड इन सब कॉन्टिनेंट साउथ एशिया, राइट? बट ऑन द अदर हैंड जो आपने बात की कि देन द स्टेट्स बिकम मोर रिस्क टेकर्स, दे टेक मोर रिस्क. तो द अश्योरिटी दैट ठीक है मिलियंस नहीं मरेंगे, वह कई 100 मर जाएंगे बिकॉज ऑफ द एक्सचेंज, आई थिंक दैट रेजेस द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ दिस. certainly the prospect of accidents, greater accidents taking place, ये इसका challenge ज़रूर है. But अगर the question is also कि मतलब ठीक है, you're preparing conventional forces, you're preparing rocket force to fight, you're showing your capability to fight, but question is कि do you have to go towards the route of fighting, या will this be enough to deter so that future में एक escalation इस level पे नहीं होती? So I think on the question of will it deter or not, I think it would be premature to take any position on that. और उसकी वजह ये है कि we are now in uncharted territory. Cold War में ऐसा नहीं हुआ. This India-Pakistan dyad is very different, and I think we're adding to the deterrence literature by making these new systems and trying to integrate them for policy makers. So I think मैं इस पे position नहीं लूँगा कि ये कितने हद तक जो है वो deter कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. But I think जो the real aspect is कि you have the capability, but if you are able to communicate in a manner to the adversary कि how we will employ this capability, I think that would be the real game changer. Because it's not just कि आप counter force में use करेंगे. For example, अभी जो May crisis था मार्के हक में, you used Fatah missiles against Indian Air Force bases, against Indian headquarters, military headquarters. ये counter force role में आपने use किया है. But इसके बावजूद भी on the last day before ceasefire taking place, India hit your air bases. So the simple idea is that it was not enough to deter India from carrying those actions out. So what should you do?
मेरे ख्याल से इसमें जो टारगेटिंग होनी चाहिए दैट शुड नॉट बी लिमिटेड टू ओनली काउंटर फोर्स टारगेटिंग. आई थिंक पाकिस्तान शुड कम्युनिकेट इट्स रिजॉल्व दैट वी शुड ऑल्सो think about counter value targeting as well, so that for Indian leadership in their decision making calculus they think that the risk of initiating this limited conflict is way beyond what they will be able to handle. So agar aap Pakistan ki thodi bahut post may crisis statements taking leadership ki, to they're also saying that next time there will be unacceptable damage. So I think the communication aspect of it and how you are going to employ the rocket force will be the decisive factor on the question of whether it will deter Indian leadership from carrying such operations out or not. Alright. मैं आपसे समझना चाहूँगा अली इसके इन्वॉल्वमेंट पे, क्या दिस प्राइमरली आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड प्राइमरली बिलोंग्स टू एंड इंडिपेंडेंटली टू पाकिस्तान आर्मी, और इट हैज़ गॉट सम लिंकेजेस विद द पाकिस्तान एयर फोर्स और पाकिस्तान नेवी एज वेल? मैं पूछ इसलिए रहा हूँ बिकॉज अकॉर्डिंग टू सम एनालिस्ट जो Fateh 2 है, it has got some similarities with the Pakistan Navy's Smash anti-ship ballistic missile. They have similarities, and then Fateh 4 जो cruise missiles है, they have similarities with the Pakistan Navy's Harba NG जो anti-ship cruise missile है, and both are derived from the Babar strategic Babar missiles. So ये जो similarities हैं इनके, तो do you think that this primarily belongs to Pakistan Army? अच्छा, मुझे इसमें जो larger एक issue है वो by I think November जो पाकिस्तान में restructuring, military restructuring थी, I think that is very important because now when you have a new position of CDF, तो in fact you'll have one person heading all three services. So army rocket force अलग होगी, but जो बाकी air force या navy की बात करें, just like army wants to have greater options in a crisis by having these systems in place, similarly Navy and Air Force will also have conventional options. चाहे वो जिसका स्मैश है या फतह की बात कर रहे हैं या जो बाबर सीरीज में है क्रूज मिसाइल्स हैं वो नेवी यूज कर रही है. सो आई थिंक ऑल सर्विसेज विल हैव सम कन्वेंशनल कैपेबिलिटी सो दैट अगर एक फ्यूचर में क्राइसिस होता है तो हाउ दे विल बी एबल टू एम्प्लॉय दोज conventional systems that I think is going to matter. So although separate हैं, our army rocket force by the name of it's separate, right? But the qualifier in between all of this is that all services are now going to go towards having greater conventional rocket capabilities, missile capabilities, which will be headed by a CDF in principle. But then again, let's see how this system evolves, because then again it's a really major change in Pakistan's military restructuring history. There's still a lot that has to happen on the ground. There's still a lot that has to happen legally, lawmaking as well. So we would have to see. But my understanding, a safe bet is that they will only be, all services will have their own conventional capabilities when it comes to this. Which exactly we saw के Air Force ने air launch cruise Taimur test किया, and then I guess it was the same system जो फिर पाकिस्तान नेवी ने भी test किया. Essentially जो बाबर की series है उसी का conventional and you have nuclear options. So for example, Raad is... Taimur is basically derived from the Raad system. Raad system, which is essentially the cruise missile system that Babar series has. Okay. Right? So let's talk about its management and sustenance, because when you are developing some nuclear platforms, जहाँ पे शाहीन हो गए, ठीक है हमारे, वो develop करने के लिए you need some launchers for that. But when it comes to conventional mode, so then you have to develop some hundreds of missiles and launchers, because you never know where the conventional conflict and to what limits it can go. Yeah. How do you think that Pakistan can sustain its regular development? So that's a very important question. मतलब अगर if you look at अभी US-Iran conflict, so the real challenge was the number of launchers that Iran had and the number of interceptors that USA and Israel had. Similar is the case with Russia, Ukraine as well. Russia has been employing lots and lots of missile systems. Ukraine has been using some missile systems that Europeans and Americans have given, but as well as using drones as well. But I don't think that there's a like-for-like connection between what happens with Iran and US and Israel and Russia and Ukraine, because there isn't nuclear weapons that are involved in all of that, right? But
then again, to be able to credibly deter the Indian side, you would have to scale up आपकी conventional capabilities of these rocket forces, whether it is, Fatah or Fatah 4 and that series, or in the future, if you develop a hypersonic missile, I think numbers will matter. And the number of tells that you have, number of launchers, transporter, erector launchers that you have, you would also have to scale up. So the question is, how much budget would this new rocket force have? How many new facilities will be made for production purposes? Will Pakistan be able to industrialize this process, scale up this process in a manner that's going to make it both cost effective as well as be able to have return in terms of deterrence? Because देखें, वो इस जो क्लासिक वजह थी पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की, वो ये थी कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कन्वेंशनल एसिमेट्री थी. पाकिस्तान का ओपिनियन ये था कि हम लाइक फॉर लाइक कन्वेंशनल कैपेबिलिटी नहीं बढ़ा सकते, हमारे पास इतना बजट नहीं है. सो न्यूक्लियर फोर्सेस विल बी अ equalizer, right? We wouldn't have to invest as much resources in that. But this development of rocket force actually goes back to the question of that, right? Because now if you are willing to fight like for like or trying to plug gap, and then there's be a new technology in the future, usko phir plug karne ki koshish karenge. So you are then investing greater sum of money in this competition, right? So I think this is a very important question in terms of Pakistan's overall defense trajectory, Pakistan's overall economic trajectory. How much money is required? How much will you get? Will we be able to sustain it or not? I think this is clear that Pakistan has been able to indigenize development at a fraction of a cost as compared to regional peers like India or as compared to other Western states out there. The cost to कम है उसकी, but क्या आप scale up कर पाएंगे और कितने resources लगेंगे? I think that's a very important question, and I think this is something जो अभी it's premature to say because we have to see कि coming budget में rocket force को कितना budget मिलेगा या military का budget कितना increase होगा या नई forces क्या develop होंगी. तो मतलब there are many questions. I think it'll be premature to talk about it right now. Or what about India? If we talk about India, so they have like integrated rocket force, right? मेरे ख्याल में बिपिन रावत जो उनके former chief of defense staff थे, he proposed that I guess around same time जब हमने Fatah unveil किया था 2023 या 2021 में exactly, right? तो but and that is conceived as amalgamation of tri-services के platforms है. So is it integrated, entangled है दोनों conventional and nuclear, but different है? अच्छा, so one, their idea is to have a separate conventional force. So जो integrated rocket force होगी, it will be separate from the nuclear force. This is clear. But will the rocket force be the fourth force of India under the CDF system? Yeah, the rocket force will be under some other command, just like they have cyber command, which is not a separate force altogether, but comes under the command sector. I think this is something which is the debate is still going on. ये ज़रूर है कि they have raised 2 units of rocket forces, and they've been trying to have a bottom-up approach on this thing. Bureaucratic delays काफ़ी हैं, India का system काफ़ी slow है, so we would have to see how it evolves. But the attempt is still there, but their rationale for the rocket force is the same as Pakistan had. That is how in future crisis and conflict we will have options available for the political leadership at less risky of a cost, because as they employed aircrafts against us in 2 crises, उसके repercussions थे, political damage था, तो future conflict में चाइना के साथ क्या होगा, because Chinese capability बहुत ज़्यादा है, future crisis में पाकिस्तान के साथ क्या होगा. So their rationale for development is the same, and of course उसका deterrent effect, they want this to have a deterrent effect. Yeah, but this is very important to understand कि how and where it fits into their strategic calculations, because इंडिया हमेशा ही कहते हैं कि दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द ट्रू फ्रंट वॉर अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान. तो इज इट प्राइमरीली इनका जो इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स है, इज इट प्राइमरीली फॉर पाकिस्तान बट और इज इट ऑल्सो फॉर चाइना? बिकॉज चाइना को तो वो ज़्यादातर अपनी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस से ही डेटर करने की कोशिश करते हैं. बट नाउ लेट्स सपोज कि इनका अगर इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स दैट एम्स टूवर्ड्स
China as well. So then they are moving quite ahead from their claim कि credible minimum deterrence है. फिर तो वो उससे बहुत आगे जा रहे हैं. तो because अगर वो चाइना के लिए डेवलप करेंगे तो हमारे लिए तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा. अच्छा मुझे मैं कहूँगा कि the rationale will be that this is against China, but the likelihood of use, just like all other forces use that they've done, will most likely be against Pakistan. Although their scholars are contemplating कि किस case में we will be able to use this against China. Their idea is that Chinese development on the line of actual control are moving at a rapid pace. If Chinese forces will mobilize, there's a real likelihood that they will be able to mobilize to such an extent कि बहुत जल्दी they will be able to take over territories inside India. So in that case, they are thinking that we would be able to use it. But on the question of कि क्या credible minimum deterrence पे ये जाता है कि नहीं जाता, I think the same logic that Pakistan has applies. This is a conventional option. This isn't the nuclear option. So strategic उनके weapon systems अलग होंगे और conventional weapon systems जो हैं वो उनके अलग होंगे. But then again, the rationale, the budgetary reasons, all of that is China-centric. But then again, we would have to see कि whether in the future there will be a scenario जहाँ पे they will be able to use it against China or not. Okay, so जब हमने पहले डिस्कस किया था space for the conventional conflict, तो the question is, what is the limit of deterrent stability in South Asia between Pakistan and India? And concept हम वहीं से लेते हैं, stability instability paradox है कि इस तरह के situation में ठीक है एक macro stability create हो जाती है on the nuclear level, but micro instability create हो जाती है on the sub-conventional level, right? तो इंडिया जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि अनफॉर्चुनेटली इंडिया बिलीव्स कि देयर इज अ स्पेस फॉर द कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट, जिसकी वजह से हमारे 2019 और 2025 में हमने ये सब कुछ देखा. बट देयर आर lots of risks attached to that. So what is the limit of that deterrent stability? लेकिन जब हम फिर रॉकेट फोर्सेस पे आ जाते हैं और शॉर्ट रेंज प्लेटफॉर्म्स पे आ जाते हैं, so how risky this whole scenario becomes? Achha, so there is there is a limit that we know what happened in May of 2025, but that is what we know till the next crisis comes about. Will there be lessons learned or will there be greater escalation? I think we would have to see. Thus far, limit is that there is this limited precision conventional space using long range capabilities, and that is acceptable risk. Another thing which has become also quite acceptable, जो बहुत ज़्यादा use हुआ इस दफ़ा, जो इससे पहले नहीं हुआ था, this was the first true drone warfare war that took place between India and Pakistan. At least we experienced Indian drone attacks inside cities like Islamabad, Lahore, etc. What we don't know is that Pakistan employed lots of drone systems against Indian cities as well. So there is an acceptance of drones as well, likely here. There is an acceptance of a certain level of cruise missiles and other standoff capabilities, air launch missiles as well. I think where it stops, at least the last conflict stopped, was if such systems attempt or try to hit strategic bases, that is where the threshold is breached, and where there was news कि NC की meeting call हो रही है. There was some rumor, someone saying that this did happen. Some people believe that the meeting was called off. So what is the level? I think thus far the level is that there will be acceptable damage unless and until it affects some tries to hit some strategic bases, or for that matter, if the level of damage exceeds, or the counter value damage exceeds acceptable limits. So I think that is where it stops right now. But then again, I think this is, as you said, this has its risks. The chances of inadvertent escalation, the chances of some things going wrong, I think are manyfold now. So which is problematic, quite problematic if you come to think of it. आपने इसके ऊपर लिखा भी है. जी. और उसको आपने टाइटल दिया था फायर ब्रेकर और फ्यूज, राइट? फायर ब्रेकर. तो काफ़ी
कुछ महीने तो गुजर गए आपके उस साइड, तो आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या लगता है कि इट इज मोर ऑफ अ फायर ब्रेकर और फ्यूज? अच्छा, फायर ब्रेक तो है, देखें, इट इज अ फायर ब्रेक बिटवीन न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल। आपने भी बात की थी शुरू में कि मतलब विद हैविंग रॉकेट फोर्स नाउ यू डोंट हैव टू ग्रेजुएट टुवर्ड्स अ न्यूक्लियर लेवल, इट जस्ट गिव्स मोर फ्लेक्सिबल ऑप्शंस टू द पॉलिसी मेकर्स, बट I think it is a fuse as well for greater level of damage as well. इस दफ़ा both sides were unprepared in terms of कितना पेन थ्रेशोल्ड है दोनों साइड्स का. both sides were unprepared in terms of कितने systems employ होंगे, कहाँ employ होंगे, कितने drones employ होंगे, कितने cruise missiles deploy होंगे. Within the span of a year, if you come to look at the developments that have taken place, both sides have learned from that. Both sides are now thinking about how to counter that. So even within the passage of a year, I think बहुत ज़्यादा तेजी से both sides are thinking on how we can again in the future crisis will be able to exploit greater space. So I think on the other hand, it is a fuse for larger, grander explosions to take place as well, which is I think the most problematic aspect. अगर हम एटलीस्ट साउथ एशिया की बात करें तो आई गेस चाइना के रॉकेट फोर्सेस आर क्वाइट पुअर, राइट? और पाकिस्तान और इंडिया भी अपने रॉकेट फोर्सेस बना रहा है, एस्टेब्लिश कर रहा है. तो आर देयर एनी लेसन्स इन द चाइनीज एग्जांपल फॉर अस? अच्छा, मुझे तो मतलब there is the Chinese forces that started in the 60s, and there is the Chinese rocket force, how it exists right now. Within a span of 60 years, बहुत सारी चीज़ें involve हुई हैं. दो like for like नहीं है. China was economically, industrially quite weak when they started off with the nuclear program. Now China is a peer to the United States, both technologically as well as resource wise as well. So like for like nahi hai, but I think the important lessons are, I think both for India and Pakistan should be that China for a great period of time had limited number of delivery systems. It had a minimum credible, they didn't say minimum credible, but they had a minimum deterrence architecture, right? And that was enough to deter great powers from meddling in Chinese affairs. So I think the lesson is that in case you are economically weak or you're trying to build up industrially and economically, you can survive on limited nuclear forces, provided you structure them in a manner. Now, the lesson is quite different because now China wants more parity, China wants to have greater systems in place. एक जो challenge है वो ये है कि if you try to have a rocket force as a fourth force or as a larger force structure organizationally, how much resources will that organization take as compared to army, as compared to navy, as compared to air force? So the challenge is then how do you balance sort of the classical conventional posture, the conventional defense postures versus this emerging defense postures जहाँ पे non-contact warfare है, जहाँ पे बहुत सारी ऐसी कैपेबिलिटी है which is less risky. You're not putting your boots on the ground, you're not putting your planes on the ground. So the question is कि resource wise भी how much both sides can do you have to have a separate rocket forces that are going to have a greater deal of resources, or will you be able to manage in the overall defense budget of your country? I think, and more so this is a question for Pakistan as well. India and Pakistan have this economic asymmetry. Pakistan is trying to stabilize its economy, is trying to balance between defense needs when it comes to a larger country like India, and but for India it's a different ball game. Then again, compared to China, it's not the same thing, but then again India has a lot more resources at its disposal. India has lots more allies and partners as well who are willing to invest in India's defense as well. This isn't the case for Pakistan. So I think for Pakistan, the question should also be, how do you balance between different forces? Because the challenge is, the defense challenge hai, India hai defense challenge, no doubt. But militancy, terrorism bhi challenge hai, lawlessness bhi challenge hai, smuggling bhi hai, piracy bhi hai. So for Pakistan, the challenges, security challenges are huge. So yes, you have to focus on the larger challenge against India, but you have to be responsible stewards of your economic resources as well. So I think this is something which Pakistan can learn from the Chinese experience. Yeah. I brought this question
टू यू इसका एक रीज़न है, वो ये कि काफ़ी एनालिस्ट ने, जो बाकी एनालिस्ट ने इनके ऊपर रॉकेट फोर्सेस के ऊपर लिखा है, उन्होंने काफ़ी चाइना की तरफ इशारा किया है कि देयर आर लेसन्स फॉर पाकिस्तान एंड इंडिया टू लर्न, लेकिन बट द पॉइंट मिसिंग इज़ दैट कि चाइनीज़ न्यूक्लियर पोस्चर इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. बिल्कुल. We are living in a very different environment, जहाँ पे अगर इंडियन अपने NFU के बारे में बात करते हैं, but that is quite doubtful. Yeah. Right. And जो हमने पहले डिस्कस किया था, वो सिनेरियो चाइना के साथ नहीं है जो हमारे और इंडिया के साथ है, where it is finding a gap and exploiting that gap for the conventional and limited conflict. So that's why जब हम आर्ग्यू करते हैं कि yes there is a space for आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड, वो यही गैप को प्लग इन करने के लिए. सो लेसन्स हो सकते हैं, बट चाइनीज मॉडल इज क्वाइट डिफरेंट. I agree. वो यहाँ पे अप्लाई कभी भी I agree. Just like USA, Russia, Soviet Union, no, China is a Asian continental power. USA is North American, right? But Indian Pakistan, the dyad is completely different. तो मतलब ये ज़रूर है कि ट्रजेक्ट्री चाइना की बहुत डिफरेंट है, एवोल्यूशन बहुत डिफरेंट है. सो देर आर लेसन्स, बट देन अगेन फॉर चाइनीज रॉकेट फोर्स विल हैव ग्रेटर से इन, लेट्स सपोज, Taiwan crisis, right? For Indian Pakistan, especially for Pakistan, you cannot escape from the reality that India is going to try to exploit the space out there, right? So there is a greater incentive for Pakistan to be focusing on the rocket force as well. But yet at the same time, the central challenge of resource asymmetry, the central challenge of having to balance your economic resources on defense, and given the plethora of security challenges that Pakistan has, is, I think, a big challenge as well. Ali, if you were to give some suggestions or recommendations to our policymakers, what would that be on our Army Rocket Force Command? Achha, so Moiz, I am a firm believer on entanglement of nuclear and conventional and leaving some things to chance. So I think that in some level, ways or forms, I think should happen. It's interesting कि अभी Fatah 2 का test हुआ at the end of April, and there were officials from SPD which were over there according to the official ISPR statement. So I don't know whether this is a sign of coupling or not, but I think this is very important. The other lesson is that you do need to indigenize your capability, because numbers will matter. India employed lots of systems. By the way, India has a very strong, or at least an emerging ballistic missile defense system and advanced aerial defense systems. So no matter how many systems you have, there will be chances of interceptions, right? So you will need to scale up. But then again, with the resource asymmetry, scale up karne ke liye, you need to indigenize it. The more systems you have at a fraction of a cost, I think they will have spin-off in that. And I think the final lesson is it's not the technology, it's how you utilize the technology which matters. Just like tanks were invented by the end of World War I, tanks came about at the start of World War II, but it was how the Germans employed it World War II by using the strategy of Blitzkrieg that changed the warfare on in Europe, right? So I think that is where it matters. I think the resolve on how we're going to use it, the doctrinal aspect of it, the policy aspect of it, how you're going to communicate it, counter force में use करेंगे, counter value में use करेंगे, a surety that your systems are going to be employed. I think ये सारी चीजें matter करती हैं. So I think the communication aspect of it and how you're going to utilize is, I think, the most important aspect of it. Right. Okay, Ali. So my last question is that the students and researchers watching this conversation, what's your suggestion and recommendation for them? What should they be reading and studying on this issue that where we are going? Moiz, so this is, I think, quite interesting, because I can recommend a book, I can recommend articles, but I think what is really instructive, which inspires me, is during Cold War, during the Cuban Missile Crisis, when President Kennedy को options दी जा रही थी, तो General Curtis Lee में बहुत ज़्यादा aggressive options उनको दे रहे थे. तो President Kennedy said कि General, I have fought as many nuclear wars as you have. So the point is that we have all fought as many as any policymaker has, or not fought them, right? So I think the lesson is that one needs to read not just Pakistani scholars, one needs to read Pakistani policymakers, look at their doctrines, but also Indian ones, also Western ones, and being critical of each and every one of those. I think that is really important, because we are
in uncharted territory. Cold War lessons do not apply over here. We are coming up with new literature on risk taking, on deterrence, on conventional stability, on strategic stability. So I think in all of that, the role should be to be as inquisitive, but also as critical as well, because only if you are critical enough will we be able to not make the mistakes Joe we've been seeing each side make. Well, it's not just that we make mistakes or the Indians make mistakes. I think we cannot be complacent in that. So I would say read all, but be critical of each and everything. And write much. Right. But write as much as you can and discuss as much as you can. Ali, thank you. I thank you with that. That was a very enlightening discussions, and future may I expect I would call more on such systems. Then Thank you so much. I would be looking forward. Thank you so much, Mohit. Thank you so much. Thank you.